आज के इस वर्कशॉप में मेरे साथ उपस्थित मंच पर महाराष्ट्र के हमारे पर्यावरण प्रेमी मंत्री भाई आदित्य ठाकरे जी, गुजरात के मेरे मित्र और वहाँ के पर्यावरण मंत्री जगदीश भाई, महाराष्ट्र के हमारे पर्यावरण के राज्य मंत्री श्री संजय जी, महाराष्ट्र के पर्यावरण की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीषा जी, पर्यावरण विभाग के हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री गंगवार जी, केंद्रीय सीपीसीबी के हमारे चेयरमैन श्री तन्मय जी, सभी उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए प्रशासनिक अधिकारीगण और प्रबुद्धजन। पर्यावरण के विषय की बात चलती है तो सामान्यतः जो पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, अगर वो अपने मन में इतना विचार कर ले कि जिस ग्रह पे हम रहते हैं पृथ्वी पे, तो ये हमको कोई उत्तराधिकार में नहीं मिला है, ये हमको अपने बच्चों से उधार में मिला है और इसलिए उनको हम विरासत कैसी सौंप कर जाएंगे, उसकी चिंता करने के लिए पर्यावरण के नाते हमें उपस्थित होना पड़ेगा। महाराष्ट्र की प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब कह रही थी तो पर्यावरण मंत्रालय का काम केवल क्लियरेंस करना नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय कोई व्यवधान का मंत्रालय भी नहीं है। मैं हमेशा हमारे अधिकारियों को कहता हूं कि पर्यावरण मंत्रालय समाधान का मंत्रालय है। हम कहीं भी हर्डल क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन हम समाधान करना चाहते हैं जहां एक समाज अच्छे तरीके से रह सके। पिछले 200 सालों में मनुष्य ने जितनी तरक्की करी है, उस तरक्की का मूल कारण है कि हमने ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर ली। एनर्जी के सोर्स को बनाने का काम ये व्यक्ति ने किया है और ये ऊर्जा हमने जिन साधनों से पैदा करी, अब 200 साल बाद जब आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आई है तो हमको लगता है कि जिन साधनों से हमने ऊर्जा बनाई वही हमारे पर्यावरण के लिए प्रश्न चिन्ह को खड़ा कर रहे हैं। और 2015 में जब पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, लगातार जब 1992 से लगातार स्टॉकहोम के बाद, रियो के बाद 70s के दशक में स्टॉकहोम हुआ, फिर 92 में रियो हुआ। यूएनएफसीसी दुनिया में एक संस्था के रूप में सभी देशों ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया और उसके बाद कॉप की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उस प्रक्रिया में 2015 में जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ, उसमें यह तय किया कि अब जिस तरक्की के मुकाम पे हम आ गए हैं, इसमें जैसा आदित्य जी कह रहे थे, CBDR प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि कोई दूसरा प्लैनेट भी नहीं है। इस प्लैनेट को हमको बचाना है, लेकिन अपने अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप हमको इस पर कदम उठाने होंगे। और इसलिए जब ग्लासगो में COP26 हुआ तो उसके पहले जो यूएनएफसीसी की, आईपीसीसी की जो इंटर पार्लियामेंट्री क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई 6 साइकिल की, उसमें कहा गया कि पिछले दशक में अगर इसी प्रकार से जो ऊर्जा उत्पादन की गतिविधि अगर इसी प्रकार से चली तो उसके कारण धरती का तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा जाएगा। और जो अभी हम देख रहे हैं कि असमय बारिश हो रही है, प्रकृति का प्रकोप हो रहा है, कहीं बादल फटने की घटना हो रही है और कहीं समुद्री तटों पर पानी का जल स्तर बढ़ने की बात हो रही है, उसके लिए ऊर्जा के संसाधनों को वापस से परिभाषित करना होगा और उसके मिटिगेशन मेजर्स को अपनाना होगा। और इसलिए पिछले बार जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एनडीसीज डिक्लेयर करे, हम इस बात में सौभाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ नेतृत्व, उनके विजन के कारण भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में और जिन्होंने अपने एनडीसीज को प्राप्त किया। हमने
पेरिस में कहा था कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 40% लेकर के जाएंगे, हम लेकर के आए। हमने कार्बन एमिशन को कम करने को कहा, उतनी स्थिति को हमने प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त किया। और इसलिए भारत विजन और एक्शन दोनों में ही विश्वास रख करके काम करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो पेरिस में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहा गया था, तो हमारा ये मानना है कि भारत आज अपनी क्षमता के कारण विकासशील देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के समय में दुनिया के जो विकसित राज्य, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एनेक्सर 1 कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा था कि 2020 से $100 बिलियन की सहायता ये विकासशील देशों को पर ईयर दी जाएगी, लेकिन वो तो दी नहीं गई। और हम बार बार ये कहते रहे कि अगर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, जो आदित्य जी भी कह रहे थे, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, अगर उसको एक साथ चल करके इस विषय पर अपनी तैयारी के साथ अगर आगे बढ़ना है, तो सबको सेम लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के एक्शन और विजन के कारण आज भारत दुनिया में एक नजीर बना है। भारत दुनिया में एक ऐसा देश बना है जो बहुत विश्वसनीयता और बहुत मजबूती के साथ न केवल पर्यावरण के क्षेत्र में अपने एक्शन और विजन को लागू करता है, बल्कि विकासशील देशों की आवाज भी भारत बना है। और COP26 में 3 बड़े विषय भारत ने एक्शन प्रोग्राम के नाते दुनिया के साथ लिए। हम लोगों ने यूके के साथ मिलकर के डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया, और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम को माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने बनाया कि इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से मजबूत डिजास्टर रेजिलियंस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। और उसी में जो हमने यूके के साथ मिलकर के इस विषय को आगे बढ़ाया। इस बार छोटे देश फिजी, मॉरिशस, जमैका जैसे देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलकर एक आइरिस करके संस्था बनाया, और उनको $10 मिलियन की सहायता तीनों देशों ने मिलकर के देना तय किया। और भारत ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इसरो की जो शक्ति है, अगर इन द्वीपों में किसी भी प्रकार का बाढ़ या किसी भी प्रकार का चक्रवात आएगा, तो भारत अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन देशों के साथ अपने ज्ञान का शेयरिंग करेगा, नॉलेज शेयरिंग करेगा। ये अपनी क्षमता को विस्तार करके आज हम दुनिया में इस प्रकार का विषय कर पा रहे हैं। दूसरा, भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के लीड आईटी एक नए फोरम का गठन किया, जो क्षेत्र एनवायरनमेंट की दृष्टि से जो उद्योग, विशेषकर से ट्रांसपोर्ट का उद्योग है, एल्यूमिनियम का उद्योग है, स्टील का उद्योग है, सीमेंट का उद्योग है, जो पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो उद्योग है, वहाँ किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके, ये भारत का एक एक्शन प्रोग्राम पूरे दुनिया में चलता है। और तीसरा विषय, भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की गठन किया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस आज इस कॉप में यूएसए ने आकर भी भारत के ऑफिस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे साइन किए। आज दुनिया के 102 देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बने हैं। और इससे भी आगे इस कॉप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 सन 1 अर्थ 1 ग्रिड, और इस बार यूके ने उसको साइन किया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश भी अब उसमें जुड़ने जा रहे हैं। क्योंकि भविष्य की जो हमारी जो एनर्जी उत्पादन जिसको हम करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें उस रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा, जो एक अच्छे तरीके से पृथ्वी की संरचना, और मैंने जो कहा, जो ग्रह हमको मिला है उसको अपनी बच्चों की विरासत के लिए अच्छे तरीके से देकर के जा सके। और उसमें हमारे देश ने लीड ली है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको ये ध्यान में रखना होगा कि विकासशील देशों की जो अपनी आवश्यकताएं हैं, जो अभी मनीषा जी कह रही थी कि 1.5 डिग्री को रखते हुए जो CBDR का जो फार्मूला है कि अपने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से, गरीबी उन्मूलन के हिसाब से हम निरंतर वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ाने की बात करेंगे, और फिर बाकी ऊर्जा को कम करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए जो पंचामृत माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए, उस पंचामृत में उन्होंने कहा
कि भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को हम 50% बढ़ाएंगे, कार्बन एमिशन के रिडक्शन की क्षमता को हम कम करेंगे और 2030 तक अब हम अपना जो भारतीय रेलवे है वो पूरी तरीके से हम उसको इलेक्ट्रिक पे लेकर के जा रहे हैं। 2030 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, उससे जो बचत होगी, बल्कि मैं महाराष्ट्र का देख रहा था कि एनर्जी में जो माझी वसुंधरा में आपने एलईडी लाइट्स का जो काम किया है, ये वास्तव में कार्बन एमिशन को कम करने वाला है। और पूरे देश में जब 36 करोड़ का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जिसमें महाराष्ट्र का भी योगदान है, अगर ये 36 करोड़ एलईडी बल्ब पे हम जाएंगे तो हम कार्बन एमिशन की को और कम करेंगे। और उसके साथ ही साथ जब हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य जो पंचामृत में प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो भविष्य में 1 बिलियन टन जो एमिशन भारत करता है उसको रिडक्शन करने का भारत ने पूरी दुनिया के सामने विषय और विजन रखा है। और इसीलिए अपनी वैकल्पिक ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाते हुए हमने कहा है कि 2070 में भारत भी नेट जीरो के रास्ते पे बढ़ेगा। आज जिस विषय के लिए 2 दिन की कार्यशाला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के हवा की गुणवत्ता के सुधारने के लिए जो प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जो हमारे देश की जो स्थानीय स्वराज की जो संस्थाएं हैं, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हमारी म्यूनिसिपलिटी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं जब देर रात को आया और सुबह अधिकारियों को से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सारे म्यूनिसिपल कमिश्नर आएंगे, पर मैंने कहा ज़्यादा बेहतर होता है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ साथ हम मेयर्स को और जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ पर बुलाते, क्योंकि हमें दोनों को, हमें हमारे जनप्रतिनिधियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को, उसके साथ ही साथ एनजीओ को, विद्यार्थियों को, नौजवानों को, सबको मिलकर के अच्छी वायु की गुणवत्ता के लिए काम करना है। इस समय जब दिल्ली में एक विषय जब पराली का चलता था और मैं जुलाई से लगातार पराली के लिए बैठक लेता था, मैं मानता हूं कि जो इस बार पिछली बार की तुलना में कम हुआ, लेकिन फिर भी अभी सेटिस्फेक्शन के लेवल को प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी काम करना होगा। लेकिन मेरे को एक किसान का एक विषय ध्यान में आता है। पंजाब की मैं बैठक ले रहा था और एक व्यक्ति से उन्होंने कहा कि हम इस बार कम जलाइए। उन्होंने कहा कि जो हम पराली जलाते हैं ये केवल दिल्ली के लिए धुआं नहीं जाता है, हमारे बच्चों के भी फेफड़ों में आता है। वायु गुणवत्ता एक ऐसी चीज है जिसमें सारे अधिकारियों को यहाँ आज विषय को शुरू करने से पहले अपने मन में संवेदना के भाव को लाना होगा कि ये जो धुआं उठता है ये कहीं नहीं जाता, ये सबसे पहले हमारे अपने परिवार के फेफड़ों में। और इसलिए वायु की गुणवत्ता को बनाना ये मानवता का काम है। आप जो बैठे हुए अधिकारी, आप सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसा बड़ा काम करने की जिम्मेदारी मिली है। आप ये मान करके जाना, ये काम आप करोगे तो आपका सारा पुण्य कमाने का काम आपकी सर्विस के साथ पूरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन में शपथ लो, यहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन करे हैं ये पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत सरकार ने फाइनेंस कमीशन में पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। काम क्या है, इस पैसे का सही तरीके से सदुपयोग करना। एक अधिकारी के नाते, आप म्यूनिसिपल कमिश्नर के नाते आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आया है, जो एग्रीमेंट आपने साइन किया है, ये जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, महाराष्ट्र सरकार भी इसमें लगी हुई है। बड़ी तन्मयता के साथ हमारे दोनों पर्यावरण मंत्री और विशेष रूप से हमारे महाराष्ट्र के पर्यावरण प्रेमी मंत्री और हमारे गुजरात के मंत्री दोनों बैठे हैं। गोवा के मंत्री भी अभी रास्ते में हैं। लेकिन हमारा ये सारा म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को बुलाने का उद्देश्य ये है कि हम आकर के अगर इस 2 दिन की कार्यशाला को कर रहे हैं तो कार्यशाला केवल ऊपर से नहीं आनी चाहिए। हमारा ये कहना था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जो वास्तव में इस समस्या को सीधे डील करते हैं, वो अपने प्रैक्टिकल, अपने जो शहर की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, उसका तरीका क्या कर सकते हैं, आपस में नॉलेज शेयरिंग करें, आपस में एक्सपीरियंस को शेयर करें और फिर इस विजन को बढ़ाने के लिए हम साथ चलें। और इसलिए ये जो कार्यशालाएं हैं, आज हमने 3 या 4 राज्यों की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, गोवा की यहाँ पर करी है। पूरे देश भर में हम 5 जगहों पर ये करके सभी राज्यों में सभी म्यूनिसिपल कमिश्नर और आगे चल के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और उसके बाद हमारे जितने भी नौजवान हैं,
हमारे जितने भी एनजीओज हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सामान्य नागरिक हैं, सामान्य सामाजिक सांस्कृतिक वाले, सबके मन में इस भाव को आगे जगाने की जरूरत है। और जो एक विषय हम लोगों ने अब शुरू किया है कि हमारी मिनिस्ट्री के वेबसाइट को हमने प्राणा पोर्टल से लिंक किया। हमने 132 शहरों की मॉनिटरिंग का सिस्टम शुरू किया है। अभी आदित्य जी सही बता रहे थे कि मॉनिटरिंग अब केवल दिन में नहीं, 24 घंटे की मॉनिटरिंग है। इसलिए कोई सोचे कि दिन में कोई धुआं देख लेगा तो रात में पता नहीं पड़ेगा, रात में भी अब पूरा ध्यान में रहेगा कि शहर का हमारा वातावरण कैसा हो। और इसके लिए हमें सजग होना ही होगा। हमें क्लीन एयर का मान के चलिए कि क्लीन एयर को हमें पूरे अपने दिल से बना करके क्लीन एयर के प्रोग्राम पे लगना हो। और इसलिए एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करना ये बहुत आवश्यक है। दूसरा जो विषय है जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है कि जो सोर्स हैं एयर पॉल्यूशन के, कहीं धुआं जलता होगा, कहीं बिल्डिंग के साथ डस्ट होता होगा, वेस्ट मैनेजमेंट का काम होता होगा, उसको नई टेक्नोलॉजी को लाने का विषय होगा। अब दिल्ली में अगर पिछले 4 सालों से कम अगर एवरेज निकल के आ रहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली में जो दोनों ट्रक्स के जाने के जो भारत सरकार के द्वारा बड़ा जो कॉरिडोर बना है, कुंडली कॉरिडोर, और दूसरा पलवल की तरफ जाने वाला, उसके कारण दिल्ली में जो बहुत अंदर ट्रक आता था वो बाहर निकलता है, तो दिल्ली पे जो उनका डीजल का पोल्यूशन का बोझ था वो काफी कम हुआ। ऐसे ही सरकार के द्वारा जो BS6 को अपनाना वो भी एक बड़ा विषय है। दिल्ली के आसपास NCR के भट्टों में हम नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आए जिसमें पॉल्यूशन को कम करने का विषय हुआ। और उसके साथ ही साथ ये वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बनाने के साथ ही साथ मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था, और आज तो पूरी तरीके से हरियाणा की सरकार ने भी बयान दिया कि हम NCR में कंप्लीटली गैस बेस्ड इंडस्ट्री को शुरू करेंगे। इसलिए क्लीन फ्यूल्स को अपनाना ये भी आज के समय में वायु गुणवत्ता की दृष्टि से एक बहुत बड़ा विषय है। और फिर ये सहभागिता के साथ, आप म्युनिसिपल कमिश्नर है तो ये नहीं कि आपने केवल कह दिया काम, आप इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं, सहभागिता के आधार पे आप विषयों को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आने वाले समय में नए नए तरीकों से हम किस प्रकार से लोगों को ज्यादा सहभागी बना सकते हैं। इस विषय को, जिसको हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहते हैं, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। और कुल मिलाकर के आपको ये संतोष होना चाहिए कि जब आप म्युनिसिपल कमिश्नर बन के निकले तो आप ये कह करके निकले, मैंने कुछ किया नहीं किया लेकिन यहाँ की हवा को जरूर सुधार दिया। और हमारे यहाँ अगर कोई किसी भी आदमी की रेपुटेशन डाउन होती है तो यही कहते हैं इसकी हवा खराब हो गई। तो आपके कमिश्नर रहते हुए हवा खराब ना हो, आपके रहते हुए ये हो कि वायु की गुणवत्ता में और हवा में सुधार हो। और इसलिए इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए जो मैं ये देख रहा था माझी वसुंधरा में, और जो श्लोक लिखा था मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एषाम वे भूताना पृथ्वी रसः पृथ्व्या आपः आपमो औषधया औषधीना पुष्पाणि पुष्पाणाम फलानि फलानाम पुरुषः पुरुषस्य रेता। इतना बढ़िया चक्र प्रकृति के द्वारा शुरू किया। जल, जल से पृथ्वी ऊर्जावान होती है, पृथ्वी के ऊर्जावान से औषधि उत्पन्न होती है, औषधि से पुष्प है, पुष्प से फल है, फल से मनुष्य का अपना संवर्धन होता है। ये जीवन के चक्र को जिन सूत्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने परिभाषित किया, अगर हम स्वीकार भी कर ले तो कम से कम इनके नियम चक्र, इनकी वातावरण और स्थिति को बना रहने दें। मनुष्य की मनुष्यता यही है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि सर्व शांति, इसका अर्थ है शांति से रहें और शांति से रहने भी दें। ये शांति मंत्र का अर्थ ही है। तो पृथ्वी पे शांति, और ये जो माझी वसुंधरा मतलब हमारी ये धरती माता है। और आप ये मान के चलिए कि जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय में 2 विषय, पेरिस एग्रीमेंट में अगर भारत का योगदान है तो पेरिस एग्रीमेंट का अगर आप शुरू का प्रेफेस पढ़ेंगे तो उसमें पहला विषय क्लाइमेट जस्टिस है। तो न्याय और अन्याय का अर्थ ये नहीं है कि अन्याय केवल हम किसी के ऊपर हिंसक बन करके करते हैं। अगर हम प्रकृति के साथ भी अगर अपने वातावरण को बिगाड़ते तो वो भी अन्याय है। और क्लाइमेट जस्टिस मतलब डिग्निफाइड लाइफ है। और जिसको हम आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहते हैं
गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, राइट टू लिव विद अ डिग्निटी। तो डिग्निटी का अर्थ है कि प्रकृति, वातावरण, सब चीजें सही ढंग से सुरक्षित तरीके से रहें। और क्लाइमेट जस्टिस के साथ जो दूसरा विषय है वो पेरिस में कहा गया है कि पेरिस एग्रीमेंट में भी कहा गया है कि हम उन संस्कृतियों का सम्मान करते हैं जो पृथ्वी को माता के स्वरूप में मानते हैं। और हम तो हमेशा कहते ही हैं पृथ्वी माता ही हम लोग कहते हैं, इसीलिए आपने इतना सुंदर शब्द माजी वसुंधरा दिया है। लेकिन अगर हमने पृथ्वी को अपनी माँ माना है तो उसका अर्थ है इस नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ, इसके वातावरण के साथ हम किसी भी प्रकार से जो अपना सकारात्मक योगदान है, पॉजिटिव योगदान है, पॉजिटिव योगदान की स्पिरिट को अधिकारी होने के नाते केवल अपने अधिकार क्षेत्र में ना रखें, उस स्पिरिट को पूरे समाज के साथ बांटें। और मैं मानता हूं कि अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के अधिकारी निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो स्वच्छ अपना महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और स्वस्थ भी बनाएंगे। और इस सब को बनाने में आपका ये जो 2 दिन का आपका इंटरेक्शन चलने वाला है, विचार विनिमय चलने वाला है, इसमें आप कामयाब होकर अपने अपने जब क्षेत्रों में जाएंगे तो एक नए संकल्प और ऊर्जा के साथ जाएंगे, जिसके कारण हम एक अच्छी और वायु गुणवत्ता को अपने क्षेत्रों में दे सकेंगे। ऐसी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।